मर्डर किए 302 में जाए। अभी जो है अभी वो नए सिरे से लागू किया जा रहा है, तो हम सभी लोगों का प्रयास है कि हम उस पर अपनी थोड़ी जानकारी बढ़ाएं और जो इसका उद्देश्य है नयापन लाने का, नई चीजें लागू करने का, नई आवश्यकताओं के तहत नए कानूनों को बांधने का, उसको गंभीरता से तभी पूरा कर पाएंगे जबकि हम सब लोग इसके बारे में सजग हैं। ऐसा कोई एक सिर्फ डिपार्टमेंट इसको इम्प्लीमेंट करके इसकी उद्देश्यों की सफलता पे क्लेम नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। और आपके मन में वो कानून के प्रति, थानों के प्रति, पुलिस वालों के प्रति वैसा ही डर भी बना रहेगा या वैसे ही दुर्भावना बनी रहेगी कि नहीं पुलिस वाले सब दुष्ट होते हैं, पुलिस वाले सब टेढ़े ही होते हैं, पुलिस से ना दोस्ती अच्छी है और दुश्मनी तो करते ही अच्छी नहीं है। तो ये भ्रांति हटानी है। उसी कारण से ये कानून भी लाए गए हैं। कानून का उद्देश्य भी है, कानून का उद्देश्य है पारदर्शिता, ऐसी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था लाना जिसमें सबको सब चीजें पता चल सके। चाहे वो समयबद्धता के कारण लाई जा रही है कि डॉक्टर अगर मेडिकल कर रहा है तो 7 दिन में रिपोर्ट देनी पड़ेगी, पुलिस को 60 दिवस 90 दिवस में अपना क्राइम का इन्वेस्टिगेशन पूरा करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के दौरान समय समय पे जो आवेदक था उसको सूचना देनी पड़ेगी क्या हुआ। जब चार्जशीट प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसको सूचना देनी पड़ेगी, कॉपी मांगेगा तो उसको कॉपी भी देनी पड़ेगी, एफआईआर की कॉपी दे ही जाती है वो आगे भी देनी पड़ेगी। कोर्ट भी समयबद्ध सुनवाइयां करेगा, जब भी डिसीजन लेना आ जाएगा सुनवाई पूरी हो जाएगी, डिसीजन भी समयबद्ध देगा। तो वो पारदर्शिता लाने के ही ये प्रयास किए गए हैं जिसके तहत समयबद्धता के साथ साथ प्रक्रियाओं में जैसे पुलिस जो भी बयान। अब आज के इस एक दिवसीय कार्यशाला में दुर्ग पुलिस में से यहाँ उपस्थित पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र शुक्ला जी, कमिश्नर एसपी साहबान, डीएसपी साहबान, सीएसपी साहबान, यहाँ पर उपस्थित हमारे मीडिया के बंधुओं, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये कार्यशाला है, आप में से काफ़ी लोग ने जब भी हम मिले हैं तो बोला कि हमारे लिए ये कार्यशाला आयोजन की जाए, तो उसका भी एक आज हम सार्थक उसको कर पाए हैं, जिस बात की खुशी है। दूसरा ये है कि आज आपका रोल यहाँ पर एक स्टूडेंट का ज़्यादा है पत्रकार की जगह पर, परंतु ऑफ कोर्स क्योंकि आपका काम भी है पत्रकारिता करना, तो दोनों चीज़ें आज हो जाएंगी। तो जो कानून के बारे में जानकारी होना आपको क्यों जरूरी है, इस बारे में आज बात करेंगे। दूसरा, ये जो कानून है इसके मेन मुद्दे क्या हैं जिसको आप लोगों को समझना जरूरी है एज ए सिटीजन और एज वेल एज ए पत्रकार। और तीसरा, हम आपसे क्या अपेक्षा करते हैं और जो लोग हैं, जनता है जो आपसे क्या अपेक्षा करती है, उसके बारे में ब्रीफ में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और उसके बाद आप लोगों को कोई अगर इस विषय पर सवाल होंगे तो उसको भी हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कानून नए हैं तो हमारे लिए भी उतने ही नए हैं जितने कि आप लोगों के लिए हैं, परंतु क्योंकि हम इस फील्ड में काम करते हैं तो पिछले 3-4 महीने से हम लोग इसको लगातार इनको अध्ययन कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में इसमें जो भी कमियां आएंगी या दिखेंगी, तो हमारा उद्देश्य और आप सबका भी यही उद्देश्य हम चाहेंगे होगा कि उसको सुधार कैसे करें ताकि जो है कानूनों की जो मंशा है उसको पूरा कर सकें। तो सबसे पहले ये जो कानून है, इनके जो 3 कानून जैसे अभी एसपी साहब और एसपी साहब ने बताया, इनका मूल उद्देश्य है दंड से न्याय की ओर बढ़ना। बेसिकली इसमें जो भारतीय न्याय संहिता है, तो भारतीय न्याय संहिता जो है ये बेसिकली भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस करके रखा गया है। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2024 से तीनों कानूनों का है।
ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो 1 जुलाई 2024 से पहले जो जितने भी अपराध घटित हुए हैं, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, इसलिए इसमें प्रावधान ये है तो वैसे ही इन्वेस्टिगेट होंगे और वैसे ही कोर्ट में चलेंगे जैसे पुराने प्रावधान, क्योंकि ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल रहता है कि जब कोई घटना घटित होती है उस समय जो कानून लागू होता है, तो किसी भी व्यक्ति को जिसको कि हम कोर्ट में ट्रायल कर रहे हैं उसको उसी कानून के अनुरूप ही सजा दी जाए। तो अगर उस डेट में कोई कानून परिभाषित नहीं था, जो जिस डेट में ऑफेंस को जिस डेट में ऑफेंस हुआ है उस डेट में कानून जो परिभाषा है उसको उसी अपराध के अंतर्गत ही सजा मिल सकती है। तो बाद में नया कानून बनने के बाद उसको पुराने कानून के हिसाब से ही सजा मिलेगी। तो इसलिए आप मान के चलें कि जो पहले अपराध घटित हो चुके हैं 1 जुलाई से पहले और जिसमें एफआईआर और कोर्ट का कार्रवाई चल रही है वो पुराने कानून के हिसाब से ही चलेगी, परंतु 1 जुलाई के बाद जो भी अपराध घटित हो रहे हैं उसमें ये सारे हमारे जो एक्ट हैं वो लागू होंगे। तो आपको कई बार एफआईआर में देखने में मिलेगा कि अभी भी कुछ आईपीसी की धाराएं लगी मिलेगी आपको, तो उसमें बहुत लोग कंफ्यूज भी हो सकता हो कि ऐसा क्यों पुरानी धारा में क्यों किया गया। तो डेट ऑफ ऑफेंस से वो चीज परिभाषित होती है। दूसरा, भारतीय न्याय संहिता में जो कई प्रावधान नए किए गए हैं जिसमें कि महिलाओं और बच्चों के संबंधी अपराधों को प्राथमिकता देते हुए उसमें सजा भी बढ़ाई गई है। एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो ऐड किया गया है उसका सेक्शन 69 उसको बोलते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति, जैसे अभी भी बहुत सारे हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, एफआईआर भी होती हैं जिसमें कि शादी का झांसा देकर हम कहते हैं कि बलात्कार करना, तो उसमें इस चीज को बलात्कार की परिभाषा से अलग किया गया है जिसमें कि सहमति हो शादी का झांसा देकर, लेकिन उसमें कुछ कुछ क्लॉज हैं जिसके अंतर्गत वो शर्तें पूरी होंगी तभी वो अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। जैसे कि कोई उसको नौकरी दिलाने के नाम पर फंसाया गया हो या शादी का झांसा दिया गया हो या एक अन्य और चीजें हैं, तो उसकी परिभाषा में वो चीजें आएंगी। तो पहले के कोई भी ऐसा सेक्शन आईपीसी में नहीं था। उसी प्रकार जैसे अभी स्नैचिंग का बताया, जो मेन 2-3 सेक्शन जो गंभीर अपराधों के लिए ऐड हुए हैं उसमें एक है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध जिसको बोलते हैं, पहले ये परिभाषित नहीं था। अब इसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी अपराध को घटित करते हैं या किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग के रूप में काम करते हैं, क्राइम सिंडिकेट के रूप में काम करते हैं, तो उनके लिए कड़े प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की परिभाषा ये है कि जिसके खिलाफ 2 चार्जशीटें दाखिल हो चुकी हों न्यायालय में और न्यायालय ने उनका संज्ञान ले लिया। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ना सिर्फ अपराध घटित करेगा तभी सजा का हकदार होगा, बल्कि उस क्राइम सिंडिकेट का मेंबर होना भी अपने आप में ऑफेंस है। तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अटैच की जा सकेंगी और कई प्रावधान इसमें बड़े किए गए हैं। दूसरा है इसमें टेररिस्ट एक्ट, जैसे बताया पहले टेररिस्ट एक्ट कहीं भी परिभाषित नहीं था, तो उसको नॉर्मल आईपीसी ऑफेंसेस में ही लिया जाता था, तो उसमें अब इसकी प्रावधान किए गए हैं। और भी कई चेंजेस हैं भारतीय न्याय संहिता में जो भारतीय दंड संहिता से डिफरेंट है। दूसरा है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि पुलिस विभाग की प्रोसीजर और कोर्ट की प्रोसीजर को डिफाइन करता है कि कोर्ट में जब पुलिस कोई भी कार्रवाई करेगी तो कैसे करेगा। इसमें काफी चेंजेस हैं जो कि पुलिस को अकाउंटेबल बनाते हैं, जो पहले के कानून में नहीं थी चीजें। हालांकि समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने इस बारे में काफी निर्णय दिए हैं, परंतु अभी बहुत सारी चीजें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ही प्रावधानित कर दी गई हैं जो कि पुलिस ऑफिसर्स को ड्यूटी बाउंड करती है चीजें करने के लिए। तो मेरा आप लोगों से ये आग्रह रहेगा कि एज ए 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, जो वॉच डॉग होता है हमारा मीडिया, आप लोग इस प्रोसीजर्स को अच्छे से पढ़ें कि पुलिस कहाँ इन प्रोसीजर्स का वायलेशन करती है। ठीक है, देखिए 2 चीज होती है, कानून की ज्ञान ना होना, ठीक है, और जानबूझ के वायलेशन करना। तो ज्ञान ना होना में हम लोग फिर भी उसको एग्जाम्प्ट कर सकते हैं कि इंटेंशन ठीक थी लेकिन ज्ञान ना होने के कारण कुछ गलतियां हुई। परंतु अगर कोई जानबूझ के अगर वायलेशन प्रोसीजर का करता है तो उसके लिए कानून में भी प्रावधान है और विभागीय रूप से भी कार्रवाई करने के हम लोग प्रावधान रहते हैं। तो मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इन वायलेशंस का आप लोग ध्यान रखें
जो जनता के लिए जो सहूलियत बनाने के लिए कि न्याय सहूलियत से मिले, उसके लिए दो जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन प्रोविजंस हैं जो सबको अफेक्ट करेंगी आने वाले समय में। एक है उसमें 0 FIR और एक है उसमें EFIR का कॉन्सेप्ट। आज की डेट में कोई व्यक्ति है, उसको थाने का नहीं पता कि किस थाने में उसको जाना है, तो अगर वो किसी थाने में जाता है और उसको वहां से ये कह के बोल दिया जाता है कि नहीं हमारे यहाँ काम नहीं है, आप वहां फलाने थाने जाओ, ठीक है। देखिए उसमें प्रैक्टिकल चीज भी है, अगर थाना पास में ही है दूसरा, ठीक है, तो वहां जाने में नॉर्मली किसी को दिक्कत नहीं होती है। परंतु कई बार घटना स्थल की परिभाषा सही ना होने से या जानबूझ के अपनी ड्यूटी को टालने के लिए कई बार पुलिस हमारे अधिकारी कर्मचारियों द्वारा इस चीज को किया जाता है कि हमारे थाने का नहीं है। तो उसमें कंडीशन में 0 FIR करने का प्रावधान है कि आप अगर जिस थाने में गए वहां पे उस थाना प्रभारी की, उस थाने के स्टाफ की जिम्मेदारी है उसमें FIR करना, और अगर उसके बाद किसी और जगह का अपराध बनता है तो उस थाने को FIR ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये प्रावधान पहले कानून में परिभाषित नहीं था, अभी हो गया है, हालांकि पहले कोर्ट्स इस बारे में बोला गया था, तो अभी अगर कोई नहीं करेगा तो ये सिंपली कानून का वायलेशन होगा। दूसरा है EFIR का प्रावधान, जिसमें कि आप घर से बैठे भी आप FIR लिखवा सकते हैं, परंतु क्योंकि इसका मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि लोग किसी के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट दे देंगे कि हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं बनेगी कोई, तो उसके लिए ये है कि आप 3 दिन के अंदर थाने में जाके FIR उसको साइन करना पड़ेगा आपको। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ कहाँ उपयोगी होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं बाहर है शहर से और उसके घर में मान लीजिए चोरी हो गई, तो अभी आज की डेट में उसको FIR लिखाने के लिए बाहर से इमीडिएटली आना पड़ता है, कोई पड़ोसी के ना किसी के कहने पे FIR नॉर्मली नहीं होते, क्योंकि जो विक्टिम है वही FIR कराता है। तो वो EFIR करवा सकता है और पुलिस घटनास्थल पर जाके उसको सुरक्षित कर सकेगी, कुछ एविडेंस कलेक्ट करना चाहे वो भी कर सकेगी, और 3 दिन के अंदर वो व्यक्ति आके थाने में अपनी FIR साइन कर देगा, तो कानूनी प्रक्रिया उसकी फॉर्मलाइज हो जाएगी। क्योंकि बहुत लोग इसका मिसयूज कर सकते हैं, इसलिए ये 3 दिन वाला प्रावधान इसमें रखा गया है। जैसे अभी SP साहब ने बताया, FIR की कॉपी विक्टिम को देना ये कंपल्सरी इसमें कर दिया गया है। हालांकि पहले भी ये प्रावधान था, परंतु इसमें अभी स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। तो अगर कोई FIR की कॉपी विक्टिम को नहीं मिलती है तो उस पर पुलिसकर्मी की वो लापरवाही मानी जाएगी। साथ ही एक जो प्रावधान इसमें किया गया है कि इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोग्रेस है, अभी आज की डेट में अगर कोई FIR कराता है तो उसको नहीं पता चलता कि आगे क्या हुआ, कि फाइनली वो किसी के लिंक से पड़ोस से पूछ ले तो पूछ ले, अदरवाइज डायरेक्टली उसका कोई अधिकार नहीं आज की डेट में है। मतलब 1 जुलाई से पहले था कि FIR उसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस उसको पता चले, परंतु इस कानून में 90 दिन के बाद, FIR होने के 90 दिन के बाद उसको पूरी इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस पुलिस को बतानी पड़ेगी, इवन चार्जशीट की कॉपी भी उसको दी जाएगी। तो ये विक्टिम को देखते हुए कि उसको पता चलेगा कि उसकी इन्वेस्टिगेशन किस हद तक सही हुई है या नहीं हुई, वो उस चीज को देख सकेगा। टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए इन कानूनों ने बहुत ज्यादा कोशिश की है कि मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का यूज हो। जो BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 530 है, अगर इसको आप पढ़ेंगे तो उसमें यह प्रावधान है कि फ्यूचर में टोटली पेपरलेस जो है सारी प्रोसीजर हो, वो ट्रायल से लेके अपील वगैरह इन्वेस्टिगेशन सारी चीजें मैक्सिमम जितनी पेपरलेस हो सके उसके बारे में इसमें प्रावधान है। जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में बयान होने, गवाहियां होनी, अक्यूज्ड को पेश करना, अभी आज की डेट में भी प्रावधान है कुछ, परंतु कानून में डायरेक्ट प्रावधान ना होने के कारण उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट्स की या हमारे जेल प्रशासन की या इवन पुलिस की उसमें नहीं बनती है। तो धीरे धीरे इसमें गवर्नमेंट को और हमारे प्रशासन को इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा धीरे धीरे, ताकि मैक्सिमम केसेस ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से किए जा सके। तो इसमें भी विक्टिम को न्याय मिलने की ज्यादा चांसेस हैं जल्दी मिलने के। तो जैसा भी SP साहब ने भी बताया कि इस नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो टाइमलाइंस डिफाइन की गई हैं हर एक स्टेप पे, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे डॉक्टर की रिपोर्ट हो, चाहे वो न्यायालय में चार्ज फ्रेमिंग स्टेज हो, चाहे वो बहस का मुद्दा हो, जजमेंट देने का हो, हर के लिए टाइम फिक्स किया गया है।
तो इससे एक फायदा ये होगा कि जो जैसे पहले बहुत न्याय मिलने में देरी होती है, जैसे बोलते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो वो चीज से अभी मुक्ति मिलने के चांसेस हैं इन कानूनों के इम्प्लीमेंट होने के बाद। तो ये भी एक अच्छा इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे। साक्ष्य अधिनियम जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट कुछ ऐसी चीजें इसमें ऐड की गई हैं जो कि पुलिस के लिए भी अच्छी रहेंगी और कोर्ट्स के लिए भी अच्छी रहेंगी। उसका ये है कि आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसकी जो एडमिसिबिलिटी होती है वो एडमिसिबिलिटी इसमें कैसे की जानी है उसको सरल किया गया है और उसको प्रावधानित किया गया कि कौन कौन से रिकॉर्ड कैसे उसमें एडमिसिबल होंगे। तो पहले कोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडमिसिबल कराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे वो चीजें सरल हो जाएंगी और न्याय मिलने में इसमें लोगों को आसानी होगी। तो मैं इन कानूनों के बारे में ब्रीफ में तो यही था। बाकी हमारे कुछ लोगों के सुझाव थे, हमारे कुछ साथियों के, कि इसके बारे में हम डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2-3 दिन जो मेन हमारे सेक्शंस हैं, पहले क्या था और अभी क्या है, इसके बारे में हम कुछ नोट दे सकते हैं ताकि आप लोग उसको खुद भी पढ़ सकेंगे और जनता तक भी वो पहुंचा सकेंगे। तो उसका हम लोग प्रयास करेंगे उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने का, कि हमारी तरफ से एक संक्षिप्त आर्टिकल टाइप का उसमें बन जाए कि क्या प्रावधान पहले थे और नया क्या है, कैसे क्या चेंज हुआ है। धीरे धीरे एक 2-2 आर्टिकल डेली टाइप के हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पढ़ने के लिए इतनी मोटी बुक है ही तो वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। साथ ही हम उसमें साइबर क्राइम से कैसे बचना है उसके बारे में भी आर्टिकल्स भेजना आप लोगों को शुरू करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी जनता के फायदे के लिए ये कानून बने हैं, जो भी प्रावधान बनाए गए हैं, उसको आप लोगों के माध्यम से पब्लिक तक भी पहुंच जाएंगे और आप लोग खुद भी उसको पढ़ के एक वॉचडॉग की तरह काम करेंगे। और एक हमारी जो मंशा सिस्टम सुधारने की रहेगी, तो इसमें हम लोग पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक दोनों हैं, उसको हम लोग पूरा सही तरीके से एक्सेप्ट करेंगे और जो जहाँ सुधार होने की गुंजाइश है वो जरूर करेंगे। तो आप लोग आज यहाँ पर आए और उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और अभी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग आपने ऑर्डर जारी किया है। एफआईआर के लिए सभी थानों की ईमेल आईडी जारी की गई है और थानों की ईमेल आईडी के साथ साथ थानों के फोन नंबर जारी किए गए हैं जिनमें आप व्हाट्सएप भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ कंट्रोल रूम का जो ईमेल आईडी है और कंट्रोल रूम का जो नंबर है उसको भी जारी किया गया है कि अगर आप थाने पे नहीं लग रहा है तो आप कंट्रोल रूम जो पुलिस कंट्रोल रूम है उसका ईमेल आईडी है। इसका ना मैं अभी शेयर कर दूंगा आप लोगों को, फिर से अभी उसका पूरे थानों की ईमेल आईडी और कंट्रोल रूम वो भी हम लोग आपको शेयर कर दे रहे हैं, उस ग्रुप में डाल देंगे तो वो पूरा सभी को आप लोग भी प्रचारित कर देंगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उस पे मेल भी कर सकते हैं और उन नंबर्स पे आप अपनी शिकायत व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पॉइंट और था मेरा, आप लोग प्ले स्टोर पे जाके एनसीआरबी संकलन ऐसा टाइप करेंगे तो वहाँ पे एक ऐप आएगी। उस ऐप में ये तीनों कानूनों के सारे सेक्शंस उसमें आपको सर्च करने से मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। इंग्लिश में है लेकिन, तो उसको आप लोग रेफर करना चाहें जब भी कर सकते हैं। उसका हिंदी वर्जन अभी नहीं आया, हिंदी वर्जन आ जाएगा तो भी हम शेयर कर देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एनसीआरटी संकलन एक रेडी रेफरेंस, आप कभी भी उसको देखना चाहें पढ़ना चाहें, क्योंकि हर जगह उठा के लेके आना संभव नहीं होता, उसको आप लोग कर सकते हैं। सर 72 घंटे का जो आपने किसी कारण बाहर आने का पता नहीं कि फॉरेन में होगा, यदि नहीं आ सका तो उसको किस रूप में ट्रीट करेंगे? वो एज ए कंप्लेंट जैसी वो पड़ी रहेगी, वो एफआईआर नहीं मानेंगे। जब वो आएंगे तब फिर उनसे फिर हम फ्रेश कंप्लेंट लेके एफआईआर करेंगे। अगर आप 72 घंटे में आके साइन नहीं किए तो जैसी कंप्लेंट अभी आप फाइल कर देते हो तो हम कंप्लेंट जैसे उसको ट्रीट करके हम अपने पास ही रख देंगे। तो उसको पुलिस कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? अगर ऐसा लगेगा कि आपके आए बिना ऐसा कुछ संवेदनशील या कुछ दिख रहा है तो होगी, और अगर नहीं आए तो जैसे कुछ मुद्दे होते हैं जिनमें शासन पक्षकार बनता है, जैसे आर्म्स एक्ट है, हत्या हो गई या बाकी ऐसा कोई संवेदनशील मुद्दा है जिसपे शासन की तरफ से भी कंप्लेंट हम पुलिस की तरफ से लेते हैं कि
पुलिस वाला एक कंप्लेनेंट बनता है और शासन की तरफ से करते हैं। तो ऐसे कुछ संवेदनशील मुद्दे होंगे जिसमें हमको कंटेंट दिखा तो और जांच में पाया गया कि 3 दिन में कि ऐसा कुछ है, तो हम शासन की तरफ से एफआईआर उस पर लॉन्च करेंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं दिखता है तो फिर कार्यवाही भी होना मुश्किल। यदि कोई अंडरटेकिंग देखे कि भाई मैं बाहर हूँ, मैंने मेल किया अपना, आना पड़ेगा ही 3 दिन में, इसलिए इसमें एक्चुअली ये है वो वो किसी को अपॉइंट करना घटना किस टाइप भाई की आ है, सकता है, पुलिस आ सकता घटना किस टाइप की है वो उसको है, डिपेंड करता है। कोई तो डेफिनेटली आज की डेट में भी देखिए अपराध कोई भी घटित होता है तो एफआईआर उसमें कोई भी करा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं रहता कि एफआईआर जिसके साथ घटना घटित हुई है वही कराएगा, उसका पड़ोसी भी करा सकता है, उसके रिश्तेदार भी करा सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि किसी के लिए कोई जिम्मेदारी देने को तैयार नहीं होता रिपोर्ट कराने के लिए। इसमें अगर चोरी पड़ोसी नहीं कराने है, का तो करा सकते हैं। जैसे चोरी नहीं है, मान लीजिए चोरी हो जाती है तो पड़ोसी अगर एफआईआर करा रहा है तो हम उससे एफआईआर लेते हैं, लेकिन एफआईआर में वो डिटेल तो नहीं दे पाएगा ना कि क्या चोरी हुई, कितनी चोरी हुई, क्या क्या सामान गया, वो तो उसको पता नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है जो आवेदक के आए बिना पॉसिबल नहीं होता है एफआईआर को फ्रेम करना। दूसरा, उसकी साइन के बिना एफआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। जो भी आवेदक होता है उसकी साइन कंपलसरी है, तब जाकर एफआईआर की प्रक्रिया जो अंत में जो साइन उसकी लगती है उसकी प्रक्रिया तभी कंप्लीट मानी जाती है जब उसकी साइन होती है, तब वो पक्षकार होता है। मतलब हम पढ़ते हैं ना ये विरुद्ध ये, तो पक्षकार तब बनता है जब वो साइन करके कंप्लीट करता है प्रक्रिया। तो वो तो 3 दिन में आना ही पड़ेगा, और नहीं आते तो फिर जनरली जैसे नॉर्मल एफआईआर होती है कि जब आप आओगे तब ले। एक चीज और सर, रिश्वत को लेके इसमें कोई स्पष्टीकरण है क्या? रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों अपन अपराध के श्रेणी में रखते हैं। एक्चुअली इसके लिए एक स्पेशल एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अलग तो से एक्ट है। वो जब स्पेशल एक्ट होता है ना, तो ये जो जनरल एक्ट है उसको प्रेसिडेंसी मैं इसमें जाता, अभी घटना जो बहुत तेजी से बढ़ी है कि मैं इसको नौकरी के नाम पे 5 लाख दिया, आप तुरंत यहाँ नौकरी के नाम पे 5 लाख दिया, वो बड़ा देने वाले पे कार्रवाई कोई प्रावधान है? मैंने उसको रिश्वत दिया 5 लाख पर, उसको है ना वही सब बता रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है जिसमें अभी तक तो मैंने जो देता है देने वाले पे आपने कार्रवाई की है। नहीं, आप समझिए बात। प्रिवेंशन ऑफ अभी जो कार्रवाइयां हो रही है आप किस में दर्ज कराने चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मेरे साथ छल हुआ है, वो छल में दर्ज होता है, धोखे में दर्ज होता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे कार्रवाइयां करने का एजेंसी बनाई गई है, एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, और बाकी से वो दोनों तरफ कर रहे हैं। वो जो दे रहा है उसको भी और जो ले रहा है उसको भी, उन दोनों को निपटा रहे हैं। तो ऐसे सेक्शन हैं, ऐसे प्रावधान हैं। वैसे प्रावधान में जब आवेदक जो देने वाला है वो आवेदक बन के आ जाता है कि हमारे साथ छल हुआ, तो उसकी परिभाषा ही बदल गई। मतलब वो ये नहीं क्लेम कर रहा है ना कि हमने ब्राइब दी, वो ये क्लेम कर रहा है, आप ये एकदम क्लियर समझिए कि वो ये क्लेम कर रहा है डेफिनेशन के हिसाब से कि उसके साथ छल हुआ। जब वो छल क्लेम करेगा तो वो आवेदक ही होगा, तब वो उसमें कल्प्रिट नहीं हो सकता। सर पहले जैसे केस हुआ और व्यक्ति जो है सेटिंग कर लेता था और न्याय नहीं मिल पाता था, और कहीं न कहीं केस कमजोर हो जाता था, अब पुलिस को भी डर होना पड़ता था। इस केस प्रावधान में क्या ऐसा है जो 7 साल बता रहे हैं, तो सेटिंग जो करते हैं वो नहीं हो पाएगा, उसको न्याय मिलेगा ही पीड़ित को, ऐसा नहीं, बहुत सारी चीजें की गई है ना जिम्मेदारी सेट करने के लिए। ये किया गया है कि जैसे हम आज भी अगर हमको बयान लिखना होता है फेवर में, तो हम सबके बयान एक जैसे काट देते हैं। मतलब 5 गवाह लिए और 5 के बयान एक जैसे काट दिए, तो कोर्ट में गए पलट गए, हमने तो लिया ही नहीं है। लेकिन अभी तो रिकॉर्डेड बयान होंगे ना, अभी तो रिकॉर्डेड हो सकते हैं। जैसे महिलाओं बच्चों के संबंधित जो एफआईआर दर्ज होनी है, वो जब एफआईआर लिखा रही है तो उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए होगी। मतलब बाहर से कोई एक रिकॉर्ड कर रहा होगा, वो बोल रही होगी और हम लिख रहे होंगे, उसकी प्रॉपर महिलाओं बच्चों संबंधी अपराधों में ये प्रक्रिया में लाना है, कंपलसरी है, इससे आप हट नहीं सकते। किसी भी प्रकार का सर्च सीजर, मतलब हर तरह के सर्च सीजर को आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है, मतलब रिकॉर्डिंग करनी ही करनी है।
आप किसी के घर को सर्च कर रहे हो, किसी के पास से कुछ चीज कर रहे हो, उसकी रिकॉर्डिंग आपको देनी ही देनी है। आप नहीं दोगे तो जो जिसके खिलाफ आप केस बनाओगे उसको फायदा होगा, वो छूट जाएगा या उसका रिमांड नहीं मिलेगी। ऐसी बहुत सारी चीजें लाई गई हैं जो अभी शुरू में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कैसे होगा, कब होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब आ गया है तो धीरे धीरे कंपलसरी होगा ही होगा। 2 बार गलती होगी, 4 बार गलती होगी, लेकिन अंत में इसको साक्ष्य में एआई का जमाना है आजकल, साक्ष्य में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो आपको इसमें नहीं कर सकते ना, उसका सर्टिफिकेशन होगा ना। जैसे इन्होंने अपने मोबाइल से बनाया तो इनको एक अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि ये हमारा मोबाइल है, उसकी हैश वैल्यू ये है और इसका वीडियो ये रहा, सर्टिफिकेशन इन्होंने किया। उस वीडियो को हमने दूसरे से एक्सपर्ट से उसका सर्टिफिकेशन बनाया कि इसमें इतना ही है, इतने समय से इतने समय तक का वीडियो है, ये करके वो एक्सपर्ट का सर्टिफिकेट बनाया। अब एआई आएगा, उसका चैलेंज कितना होगा, उसमें कुछ जो भी चैलेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो तैयारी होगी वो फिर होगा। लेकिन अभी हमारे वाले में छेड़छाड़ करके दूसरा कोई एआई से बना देगा, इसकी चांसेस अभी कम है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मैं थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस है उसमें 7 साल सीए में रहने के कारण। बेसिकली उसमें क्या होता है कि जो पब्लिक सर्वेंट है जब उसको कोई रिश्वत देता है, ठीक है, तो अगर पब्लिक सर्वेंट की कंप्लेंट है कि मुझे रिश्वत दे रहा है तो नॉर्मली उसमें कार्रवाई होती है। दूसरा है कि अगर कोई इंडिविजुअल पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत दे रहा है, पब्लिक सर्वेंट रिश्वत मांग रहा है, इंडिविजुअल कंप्लेंट करता है, उसमें पब्लिक सर्वेंट पे कार्रवाई होती है। तो एक को ट्रैप कहते हैं, एक को रिवर्स ट्रैप कहते हैं, ठीक है। तो उसमें ये प्रावधान है कि जो रिश्वत जिससे मांगी गई है वो आदमी अगर 7 दिन के अंदर रिश्वत मांगने के दिनांक से अगर कंप्लेंट करेगा तब तो वो उसको ये निर्दोष माना जाएगा कि आप उसमें भागीदार नहीं। परंतु अगर 7 दिन बीत गए और उसके बाद उसको कहीं याद आ गया 3 महीने बाद कि मैंने तो उसमें रिश्वत उसने ली थी, मैंने दी थी, आज जाके मैं कंप्लेंट कर, तब उसको उसका भी भागीदार। तो नॉर्मली जो हम छल वाले केस कहते हैं इसमें जो आदमी इन्वॉल्व है नॉर्मली इसमें जो पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं जो, तो इसलिए उसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कभी नॉर्मली नहीं लगाने का उसमें हो रहा है। परंतु अगर डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो और पब्लिक सर्वेंट का कुछ रोल आए तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लग सकता है। नौकरी दिलाने के नाम पर, नौकरी दिलाने के, नौकरी देने में कोई पैसे की व्यवस्था है ही नहीं अपने यहाँ। मैं नौकरी दिलाऊंगा पैसा दूंगा, ऐसा कोई एजेंसी भी नहीं है कि मतलब सिस्टम भी नहीं है। वो छल तो एक अलग चीज होगी ना सर, इसलिए मैं परिभाषाएं की लिमिट है। जैसे सेम इसी का उलट उदाहरण दूंगा, शादी के नाम पे मतलब झांसा देख के सेक्सुअल रिलेशन, आखिर अंत में मजबूरी है ना, डिफिनेशन उसको बनानी पड़ रही है क्योंकि हमको वो क्राइम जैसा बढ़ रहा है। आपको लगता है कि ऐसा होता होगा कि मतलब, या ऐसा इतने सारे केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं कि शादी का झांसा देके या नौकरी का झांसा देके, लेकिन ऐसा है ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे है तो उसको डिफाइन करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए एक रूल बनाया गया, उसको रूल में डिफाइन कर दिया गया। पहले नहीं था तो हम सब 376 एक ही जैसा मान रहे थे, सबको 376 में निपटा रहे थे, मतलब चाहे ये वाला हो चाहे वो वाला हो, चाहे रियल जो रेप की जो डिफिनेशन थी वो वाला हो, तो सब 376 में जा रहा था। तो अभी हमने डिफाइन किया। उसी तरह से छल में भी वो, जैसे सर ने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इसलिए बना है कि आपके फायदे के लिए, जब आप किसी सरकारी कर्मचारी से या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से या किसी भी ऑफिस में आप करप्शन की बात कर रहे हो तो उसके लिए लड़ने के लिए बना है। आप 2 लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा करके आपस में लेन देन कर रहे हो तो एक तरीके से तो वो तो क्राइम ही नहीं है। जो आप कह रहे हैं वो भी है, लेकिन अगर डीप में जो डेफिनेशन पढ़े, पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए अगर कोई पैसा देगा तो वो रिश्वत देने की नहीं मानता। अब ये तो एक तरह के प्राइवेट लोग ही रहते हैं पैसा लेते हैं। आवेदक है, यदि वो अपना ई साक्ष्य कुछ लाता है तो एक बनाया, आपने बनाया, मैंने बना के लाया, क्या किसी कारण देर से पहुंचा कि नहीं, मुझे लगता है कि मुझे बना के किसी देना चाहिए, तो वो एडमिसिबल है कि नहीं? एडमिसिबल वो हमारे
चेकिंग पे डिपेंड करता है। हम देखेंगे उसकी कंटेंट की गंभीरता और कंटेंट की क्राइम के साथ रिलेशन देखेंगे। अगर है तो वो तो आज भी एडमिसिबल है, हम उसको जब्त करके उसका सर्टिफिकेशन करा के कोर्ट में प्रस्तुति करोगे। एक सर ये जो अक्सर होता है शासकीय कार्य को प्रभावित करता है, ये वाली हालांकि इसमें बदलाव किया है कि थोड़ा सा ठेले वाले का कुछ बोल दिया तो तुरंत लगा देते हैं शासकीय कार्य वाला। इसमें से कुछ इसमें प्रावधान नहीं, इसमें जो पहले प्रावधान था वही है। ये शुरू से बात चलता रहा है कि न्यायालय में पुलिस आरोपी जो है पुलिस के सामने जो बयान देता है वो मान्य नहीं होता, तो ये वीडियोग्राफी सारे आने के बाद क्या उसमें दो चीज, वीडियोग्राफी पुलिस में आपको फिर पूरा टेक्निकल प्रोसीजर जानी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या होता है कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, जो भी बयान नोट होते हैं वो न्यायालय के सामने रिपोर्ट रखी जाती है। न्यायालय के सामने वो रिपोर्ट जस्ट एक आधार है कि भाई ये चालान है, इसमें ये गवाह। अब वो गवाह न्यायालय के सामने आके बयान देंगे, जो वहां बयान देंगे वो ही माना जाएगा कि ये इसने बोला। पुलिस ने जो बयान लिखा है वो एक न्यायालय आधार मानती है कि हाँ इस मुद्दे पे इसमें पूछताछ ठीक है, तो उसको कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। तो वही जब ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो भी सेम लेवल का होगा। अब रही अक्यूज्ड की बात, अक्यूज्ड जो पुलिस के सामने बयान देता है वो मान्य नहीं है न्यायालय, क्योंकि ये माना जाता है कि पुलिस फोर्सफुली भी अक्यूज्ड से कुछ कन्फेशन करा सकती है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है किसी को भी आप अपने अगेंस्ट बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करने से एक थोड़ा सा जज की माइंड में एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है उस स्टेटमेंट कि हाँ भाई ये आदमी ने पुलिस ने लिख के साइन करा लिए तो उसकी इतना नहीं इफेक्ट पड़ता, पर कोई आदमी अपने मन से बोल रहा है और बोलने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग में ये क्लियर दिखने लग जाता है कि बाकी ये आपको भी तो पता चल ही जाता है देखने से कि सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, जवाब में बोल रहा है, तो उसकी एक जज के माइंड में एक वो आ सकती है कि सही हुई है सर। उसकी एविडेंशियली वैल्यू सेम है। सर, महिलाओं के लिए नए कानून बनाए गए हैं। अक्सर कई बार ऐसा हुआ है कि महिलाएं गलत आरोप लगाकर किसी इंसान को अंदर फंसा देती है, बाद में साबित होता है कि वो आदमी सही था। क्या इस केस में महिलाओं के ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, देखिए उसके लिए पहले भी कानून है कि परजुरी एक है कि कोर्ट में अगर झूठ बोलना है झूठी शिकायत करनी है उसके लिए भी प्रावधान है पहले से, लेकिन उसमें ये रहता है कि जो विक्टिम इन द सेंस के जो अक्यूज है बाद में जो झूठा फंस गया था उसको कोर्ट में कंप्लेंट करेंगे, कोर्ट में अगर कंप्लेंट करेंगे सर पॉलीग्राफ टेस्ट के ऊपर में कोई नए कानून बने सर? नहीं, अभी वो एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर है उसका कानून सर 111 जो संगठित अपराध परिभाषित करता है उसकी उपयोगिता कैसे आप तय करेंगे? जैसे कि दो उदाहरण के साथ पूछता हूँ। छावनी थाना के दोनों मामला परसों कार्रवाई 29 था, उसमें 7 आरोपी पकड़े, 7-8 आरोपी, वो भी संगठित अपराध था, लेकिन उसमें आप 3, 4, 5, 7 ये धारा में कार्रवाई तो 111 में तब ऐसी गांजा पकड़ाया, वहां पर 2 आरोपी पकड़ाए। जैसे कि आपने भी बताया कि 2 या 2 से अधिक आरोपी यदि उसमें शामिल होते हैं वो 111 इसमें लग सकता है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। तो ये धारा की उपयोगिता अपन तय कर सकते हैं कि इसमें लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, पुलिस तय करेगी कि अपराध पे डिपेंड लगना ही चाहिए अगर संगठित होता है तो? नहीं, ये डेफिनेटली पुलिस को ये देखना है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सेक्शन 111 है उसमें जो भी प्रावधान है, पहली बात तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट वो काम कर रहे हैं 2 या 2 से अधिक। फिर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उस सिंडिकेट के विरुद्ध 2 से ज्यादा चार्जशीट्स हैं और न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है ऑलरेडी चार्जशीट्स, और जो व्यक्ति ऑफेंस कर रहे हैं वो इस सिंडिकेट का पार्ट है। ये 3-4 मिनिमम कंडीशन आपको प्रूव करनी पड़ेगी तब जाके वो धारा। और बाकी अभी नई धारा है तो ये जैसे जैसे कानून का ये रहता है कि कई चीजें अभी एम्बिगुअस होती हैं, आपको नहीं समझ में आता कि ये सही है या गलत है, तो उसमें समय समय पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आते हैं कि नहीं आपने ऐसे किया ये गलत है तो आपको ऐसे करना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि अगर कुछ कंफ्यूजन रहेगी तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको क्लियर करते हैं। बोल रहा था जो उनका पहला सवाल था, जैसे सर ने उसमें बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया कि अभी वो एकदम नया है, मतलब उसका यूज क्या होगा कैसे होगा, एकदम नया कुछ आता है ना, तो मतलब बहुत सारी चीजें मतलब ऐसी परतों में छुपी हुई है कि जब तक पढ़ते हो
उसकी उठाती नहीं जाएंगे तब तक समझ नहीं आएगा कि क्या क्या कर सकते हैं। मतलब बहुत संभावनाएं हैं उसमें, बहुत सारा स्कोप है। जैसे आप बोले कि पुलिस को ही करेगी, तो पुलिस को वो मौका दिया गया है कि पुलिस उसको यूज करे पॉजिटिवली। संगठित अपराध या संगठित गिरोह कौन है उसको डिफाइन कर दे अपने लिखा पढ़ी से। जैसे हमने बोला है कि 2 चार्जशीट लगनी है, या कानून बोलता है कि 2 चार्जशीट लगनी है, 2 चार्जशीट का संज्ञान लेना है, उस समूह के बारे में हमारी लिखा पढ़ी है। पुलिस को मौका दिया गया है। पुलिस को मौका देने के साथ पुलिस को जिम्मेदारी के साथ वो लिखा पढ़ी करने का काम दिया गया है कि वो संगठित अपराध को लिखा पढ़ी में करके ले आए और ग्राउंड पे उसको प्रूव कराए। एक तो वो तरीका है कि हम उसको संगठित अपराध सिद्ध कर दें। इसको दोनों तरीके हैं कि संगठित हो रहा था तो उसको सिद्ध कर दें, संगठित दिख रहा था और हमने लिखा पढ़ी करके सिद्ध किया, मतलब हमारी तरफ से संगठित शुरू हुआ कि नहीं, इसको संगठित पे निपटा देंगे। तो दोनों तरीके हैं, आपका यूज मिसयूज दोनों आपको कानून बनता है, आपके देखने के नजरिए हैं। आपको दिया गया, आपको उसको अच्छे से टैकल करने के लिए जो संगठित चीजें चल रही हैं। कोई उसको मिसयूज करना चाहेगा, मिसयूज करने को रोकने के लिए जैसे ही ये बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें अभी इसमें जो संगठित अपराध पूरे मान लीजिए स्टेट में चल रहा है, उसका नोटिफिकेशन जैसे यूएपीए पहले से ये कानून है, उसमें हर स्टेट बैंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नोटिफिकेशन हर साल जारी कर देता है। तो हो सकता है कि जब ये शुरू हो तो ऐसा ही कुछ स्टेट कुछ चीजों पे, कुछ अपराधों पे, कुछ गिरोहों के बारे में चिन्हित कर दे। कुछ संगठित गिरोहों को पुलिस जैसे भी गुंडा बदमाश की लिस्ट निकालती है, निगरानी बदमाशों की लिस्ट निकालती है, ऐसे ही संगठित गिरोहों, संगठित अपराधों पे मतलब लिखा पढ़ी करके, कार्रवाई करके, उनके चार्जशीट के डिटेल निकाल के, उनके खिलाफ अपराध निकाल के, उसको उनके सदस्यों के नामजद करके उनको संगठित गिरोह का भी वो नोटिफाई कर दे कि ये संगठित गिरोह है, ये संगठित गिरोह के सदस्य हैं और इनके द्वारा ये काम किया जाए। तो वो भी प्रक्रिया में है। उसको करने में चूंकि 2 चार्जशीट लगनी है, 2 चार्जशीट लगने में मतलब आप मिनिमम टाइम लगाएंगे तो 6 महीना लग जाएगा, तो 90 दिन 3 महीना मान लेते हैं तो 6 महीने, तो वो करने में 1 साल लगेगा। और उसका स्कोप कितना, मुझे तो बहुत पॉजिटिव दिखता है कि अगर आप पॉजिटिवली क्राइम को हैंडल करना चाहते हैं। जैसे चोरियां हो रही हैं, आपने 2 उदाहरण वैसे लिए, मैं दूसरे 2 तरह के उदाहरण, जैसे बाइक चोरी हो रही है। बाइक चोरी दिख जरूर नहीं रही है ये बहुत बड़ा गंभीर या इस टाइप का है, लेकिन वो संगठित ही हो रहा है, कोई ना कोई उसको डेली कर रहा है। अभी बाइक चोरी में क्या है, अभी आज पकड़िए, चौथे या 5वें दिन में जमानत हो जाती है। बाइक का क्या हुआ क्या नहीं, आदमी गया और इधर उसको अपना इंश्योरेंस का पैसा मिलना होगा, वो मिल गया। चोरी का क्या परिणाम निकला उसका कुछ भी पता नहीं। तो उसको टैकल करने के लिए अब आपको दिया गया कि आप उसको छोटे संगठित अपराध में ले आइए, उसकी सजाएं पड़ेंगी। उसको टैकल करने के लिए आप उसकी लिखा पढ़ी मजबूत करिए। तो पुलिस को वो क्राइम कंट्रोल करने के लिए ये सिचुएशन दिखी नहीं है, तो इसलिए ये दोनों धाराएं, छोटे संगठित अपराध और संगठित अपराध लाए गए हैं। चोरियां हैं, छोटी छोटी चोरियां हैं, रेलिंग उखाड़ ले गए, नगर निगम के सारे बोर्ड उखाड़ ले गए, संगठित रूप से कराए जा रहे हैं, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर आदमी करवा रहा है लेकिन इन्वॉल्व बहुत लोग हो रहे हैं उसमें। तो उन लोगों को टैकल करने के लिए बनाया गया है। अभी यूज करेंगे तो बहुत फायदा है। एक मिनट आपका मैं और बढ़ा दूं, आपका 420 वाला मैं बताता हूँ। इसमें डिसाइड कौन करेगा सर कि ये संगठित है या नहीं? पुलिस डिसाइड करेगी, पुलिस डिसाइड करेगी। वो सही बात है, लेकिन जैसे आवेदक को लग रहा है कि ये संगठित क्राइम हो रहा है, मान लीजिए मुझे किसी ने आवेदक के लगने से नहीं, मैं बताया ना 2 चार्जशीट बनानी पड़ेगी। आवेदक को कैसे पता है? प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी ना आपको 4 5 6 8 महीने करना है ना। कोर्ट संज्ञान तभी लेगी जब कोर्ट के सामने तथ्य रखे जाएंगे कि ये संगठित अपराध है। जैसे आदमी गुंडा बदमाश नहीं होगी उसमें, आदमी किसी को गुंडा बदमाश नहीं घोषित कर सकते ना, उसके खिलाफ प्रॉपर ये 5 तथ्य हैं होने चाहिए, ये है तो आप उसको सूची में ला सकते हो। मतलब मिनिमम इतनी शर्तें तो चाहिए ही। वैसे ही उसमें भी कुछ मिनिमम शर्तें लगाई गई हैं, जिसका निर्धारण, जिसका कार्यवाही, जिसकी सारी प्रोसीजर पुलिस को दी गई है कि आप करिए और फिर घोषित कर दीजिए। जैसे कोई आवेदिका कहती कि मुझे मेरे साथ छेड़खानी,
तो उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई खाली नहीं करती। अगर वो कहती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है तो उसके आधार पर बलात्कार के सिस्टम को चेक किया जाता है या अपराध दर्ज किया जाता है। वैसे अगर किसी व्यक्ति को एक आदमी को फंसाता है तो एक व्यक्ति के खिलाफ आदमी उसके खिलाफ आपको जो भी एक्टिविटी लेंगे, अगर कोई इसको संगठित रूप से मरवाता है तो उसके नाम देगा आवेदन में, उसके आधार पर संगठित अपराध की श्रेणी में क्या आवेदक को ये अधिकार है कि उस तरह के आवेदन प्रस्तुत नहीं है। नहीं, एक्चुअली ये है कि अगर आवेदक आवेदन देता है आवेदन का कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के ये सदस्य हैं, ठीक है, इनके खिलाफ ये 2 चार्जशीट ऑलरेडी हो चुकी हैं, इनमें कोर्ट ने संज्ञान लिया है और इन्होंने अभी ये अपराध घटित किया है एज ए सदस्य ऑफ दैट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, ठीक है। ये सारे फैक्ट उस आवेदन में होने चाहिए विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो एफआईआर भी हो सकेगी उसमें। लेकिन वो उसके पास जानकारी होना, जैसे मान लिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है, कैसे वो आवेदन में लिखेगा कि कैसे उसको कैसे पता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट? ऐसे थोड़ी है कि लिख देगा ये 4 लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है और उसको हम एफआईआर में ले लेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। लड़की तो कहती है ना सर मेरे 4 लोगों में बलात्कार किया, तो उसके अलावा बलात्कार के 4 लोगों को वही तो कह रहा हूँ ना, तो वो इंसिडेंट पे डिपेंड करता है ना, ये इंसिडेंट नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज नॉट एन इंसिडेंट। ये आपको उस जो गैंग है उसकी जो सदस्यता है वो सारी प्रूव करनी पड़ती है, तब जाके वो इंसिडेंट वो माना जाएगा सेक्शन। धारा 101 क्या हुआ पुलिस को या किसी को जैसे 170 हो गया अधिकार में और बढ़ा दिया गया पुलिस। इसमें एक चीज बढ़ाई गई है कि जैसे किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में कोई पुलिस की बात नहीं मान रहा है वहां पर, ठीक है, तो पहले ये था कि आप उसको अरेस्ट करते हैं 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है, ठीक है। अभी उसमें ये दिया गया है कि 24 घंटे तक पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के पेश किए भी उसको रख के छोड़ सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में पुलिस का जो बात नहीं माने। सर एक सवाल है, किसी भी थाना क्षेत्र में पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, जैसे बीएसपी की प्रॉपर्टी हो गई या निगम की प्रॉपर्टी हो गई, क्या निगम या बीएसपी जब तक एफआईआर नहीं करेगी तब तक क्या पुलिस कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? सर ये डिपेंड करता है कि क्या कंप्लेंट में लिखा है, कौन से ऑफेंस की। सर जैसे जनरल अभी मेरे दिमाग में धारा तो नहीं आ रही है कौन सी लगेगी, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट एक है, उसके प्रावधान अगर पूरे होंगे तो जैसे सेंट्रल एवेन्यू में सर रेलिंग्स लगे थे अभी 6 सेंटर साइड में अपने, वहां से अक्सर रेलिंग चोरियां होते जा रही है, गायब होते जा रहा है, बीएसपी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उनसे पूछा गया तो वो बोली कि हम देख रहे हैं। के लिए जिस आदमी की, अब जैसे मान लो आप की कोई संपत्ति है जी, चोरी हो गई, आप शिकायत कराने आओगे तो होगा, आपका पड़ोसी लिखाने आएगा कि संपत्ति चोरी होगी, आप बोलोगे मेरे को भी नहीं चोरी, तो कैसे एफआईआर होगा? तो जिसकी संपत्ति है वो लिखाएगा शिकायत। नए कानून में अब जैसे कि हम लोग समाचार बनाते रहे हैं तो बहुत सारे आरोपियों का फोटो नाम ये सब लगातार लोग छापते रहे, और हम लोग ये समझते भी रहे कि आरोपी का नाम छापना हमारा अधिकार है। तो नए कानून में कोई ऐसा भी प्रावधान किया गया है क्या कि कुछ मामले के चुनिंदा आरोपियों की पहचान नहीं बताई जाती? वो जैसे आरोपियों के संबंध में तो विशेष नहीं है, परंतु महिलाओं और बच्चों वाला जो पहले से एप्लीकेबल है कि पहचान उजागर नहीं करेंगे, चाहे वो पीड़ित हो, ठीक है, चाहे वो आरोपी हो, बच्चे उनको तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। आरोपी की पहचान नहीं। देखिए जो पहले प्रावधान है इसमें उसमें कोई चेंज नहीं, तो इसमें जजमेंट्स भी आई हैं सुप्रीम कोर्ट की टाइम टू टाइम कि आपको महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो उनकी आइडेंटिटी है वो जो डिस्क्लोज नहीं करने के अभी आज की डेट में जो चल रहा है वो सर कोई बच्चा का गुम जाता है उनको फोटो जैसे होता है तो उसको भी हम नहीं कर सकते। वो तो देखिए विक्टिम को आप अगर हेल्प कर रहे हैं क्राइम के उसमें इन्वेस्टिगेशन में, तो कोई बच्चे गुम बच्चों के फोटो तो चलाती है, ये बच्चा किसी को मिले तो बताएं। कोर्ट में जो भी कानून बनता है ना वो एक सामान्य समझदार आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, ठीक है। अब कोई आदमी अगर किसी बच्चे को गुम हुए को पकड़वाने में हेल्प करने के लिए अगर फोटो चला रहा है कि ढूंढ मिल जाए तो उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है और उस तथ्य को उजागर कर रहा है, उसकी पहचान उजागर कर रहा है, फिर वो ठीक है। 1 जुलाई से पूरे भारत में नवीन कानून लागू हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उन कार्यशाला उसको लागू होने के पहले पूरे देश में, इवन दुर्ग जिले में जिला पुलिस द्वारा कई सारी ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की गई जिसके माध्यम से पूरे जिले के लोगों को अलग अलग
स्टेक होल्डर्स को नए कानूनों के संदर्भ में हमने उसको जो धाराएं हैं नई आई हैं, जो नए प्रावधान रखे गए हैं, जो पब्लिक के लिए अच्छी चीज़ें उसमें लाई गई हैं, उसको पहुंचाने का प्रयास किया है। उसी तारतम्य में आज मीडिया समूह के लोगों के लिए भी आज वो कार्यशाला रखी गई थी, जिसके माध्यम से ये समझाने और संदेश देने का प्रयास किया गया कि कैसे कानून की जानकारी के साथ व्यवस्थाओं को और अच्छे बनाया जा सकता है, जो कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसीज हैं उनको कैसे जिम्मेदार और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाया जा सकता है, उसके संदर्भ में सारी डिस्कशंस हुए। और हमारे द्वारा ये चीज़ें रखी गई हैं कि मतलब जितना ही कानून की जानकारी रहे उतना ही कानून का अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो मीडिया के बंधुओं को भी उसी के संदर्भ में जानकारी अवेलेबल कराई गई है और उम्मीद किया जा रहा है कि जैसे ही चौथा स्तंभ जो जिम्मेदारी से काम करता है वो कानूनों के संदर्भ में भी अपनी जिम्मेदारी समझेगा और न सिर्फ इस कार्यशाला का उपयोग करेगा बल्कि इसके बाद भी कानून के संदर्भ में अपनी जानकारी बढ़ा के पुलिस के भी काम में पूरा अपनी सहभागिता और जिम्मेदारी निभाएगा। सर, आम जनता इस कानून को कहाँ से पढ़ सकती है, कौन से वेबसाइट या ऐप, उसके बारे में बताएंगे? अभी किसी में भी कहीं पे भी गूगल में आप BNS या BNSS डालेंगे तो आपको उसका PDF या हिंदी फॉन्ट या विभिन्न साइट्स मिल जाएंगी। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से NCRB ने या गवर्नमेंट ने BPRND ने बहुत सारे पोर्टल और अपनी हेल्पलाइन नंबर लगा के रखी है। उस पर भी आप जब भी आप उस पर जाएंगे तो नए कानूनों से संबंधित बहुत सारी प्रावधान और बहुत सारी जानकारियां अवेलेबल की गई। सर, सोशल मीडिया में कई भ्रामक वीडियो चल रही है इस नए कानून के बारे में, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये कार्यशाला या ऐसी कार्यशालाएं इसलिए आयोजित की जा रही हैं कि आप लोग किसी भी भ्रामक चीज़ों में नहीं आए, स्वयं से पढ़ें और पढ़ के उसको देखें और खुद से एनालिसिस करें कि क्या सही और क्या गलत है। इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना है, वहाँ पे भ्रामक खबरें रहती हैं। अगर हम जिम्मेदार हैं तो भ्रामक खबरों को पहले पोस्ट करें, उसके बारे में जानकारी लगाएं, उसके बारे में पढ़ें और फिर उस पर रिएक्ट करें। मुझे उम्मीद है कि जितना आप जानकारी इकट्ठा करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको नए कानून हमेशा अच्छी लगेंगे। सर, जो बड़े अपराध हैं उनको जैसे कैटेगराइज कर रहे होंगे तो वो उसको कैसे कर रहे हैं, क्या नियम कर रहे हैं? इस नए कानून में अभी जैसे 111 के तहत आया हुआ है, BNS की धारा 111 ने संगठित अपराध और BNS की धारा 113 ने आतंकवादी घटनाओं को परिभाषित किया हुआ है। तो उसके तहत पुलिस को बहुत सारी जिम्मेदारी और बहुत सारे उत्तरदायित्व दिए गए हैं। अगर हम उसको अच्छे से यूज करें तो जो आज बहुत सारे छोटे अपराध, संगठित अपराध जो दिखते हैं लेकिन हम उसको अभी संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, उनसे मुकाबला करना, उनसे लड़ना बहुत आसान हो सकता है। छोटे छोटे चोरियों से लेके, बाइक चोरियों से लेके, ऐसे अलग अलग तरीके के बहुत सारे काम हैं जो संगठित रूप से चल रहे हैं, लेकिन उनसे लड़ने के लिए अभी तक कोई ऐसा कानून या धाराएं नहीं थी, जिसको देखते हुए भी, संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने इस नए कानून में उसके लिए प्रावधान रखा है। तो उनका जैसे ही यूज होगा तो मुझे लगता है कि इन सब जो अपराध हैं जिनमें सजाएं बहुत कम थी या जमानत बहुत जल्दी हो जाती थी, उस पर कंट्रोल मिलेगा और इनके सदस्यों पे जो ये संगठित अपराधों में रहते हैं उनको टैकल करने में आसानी होगी। सर, इसमें इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा टास्क रहेगा, जैसे रिपोर्ट्स में बल की कमी है और जो साक्ष्य एविडेंस कलेक्ट करेंगे, वीडियो साक्ष्य, उसको प्रेजेंटेशन करना रहेगा। कोर्ट में जजेस की कमी है, इसको फिर कैसे मैनेज करेंगे? अभी लागू हुआ है और भारत सरकार ने भी इसको पूरी तरीके से लागू करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मतलब 2 साल 2.5 साल का समय लिया हुआ है और होपफुली अगले 1.5-2 सालों में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जो फोर्स की भी जो अलग अलग जगहों पे रिक्वायरमेंट है और जो जज लोगों से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है वो सभी कानून के इम्प्लीमेंटेशन के साथ समयबद्ध तरीके से पूरी कर ली जाएंगी। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर, IG सर और SP सर, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आपके सानिध्य में ये कार्यक्रम आज हो पाया और हमारे मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने नवीन भारतीय कानून के परिप्रेक्ष्य में जो कार्यशाला आयोजित की गई थी उसमें भाग लिया और बहुत अच्छे आपके क्वेरीज रहे, आप लोगों ने अपनी जिज्ञासा जाहिर की और आने वाले समय में भी इस तरह के जो प्रयास हमारे होते रहेंगे। आपकी जो जिज्ञासा है कानून को लेकर के उसको हम बताते रहेंगे। इस कार्यशाला
में आप सभी आए। पुनः एक बार दुर्ग पुलिस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।